जरा दुनिया के नक्शे को देखिए। एक ऐसी जगह है जहां दुनिया के दो सबसे बड़े महासागर अटलांटिक और प्रशांत एक दूसरे को लगभग छू लेते हैं। ये जगह है पनामा का इस्थमस। सदियों तक जमीन की ये पतली सी पट्टी एक दीवार की तरह खड़ी रही। अब ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं था, नहीं, ये एक चैलेंज था। और यहीं पर, इसी जगह पर इंसान ने फैसला किया कि वो इस बाधा को पार करेगा, किसी सुरंग से नहीं, बल्कि एक ऐसी नहर बनाकर जिससे बड़े बड़े जहाज गुजर सकें। सोचिए, सिर्फ एक इस काम ने दुनिया का व्यापार, मिलिट्री स्ट्रैटेजी और उस पूरे इलाके की हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए उस वक्त की दुविधा को समझते हैं। सोचिए, एक तरफ था पुराना रास्ता जो केप हॉर्न के चारों ओर से जाता था, लंबा, खतरनाक और बहुत महंगा। दूसरी तरफ एक सपना, एक ऐसा शॉर्टकट बनाने का सपना जो सीधे महाद्वीपों के बीच से होकर गुजरे और न सिर्फ पैसा और समय बचाए बल्कि जाने भी बचाए। और इस सपने को सच करने की पहली बड़ी कोशिश की फ्रांसीसियों ने 19वीं सदी के आखिर में। लेकिन ये एक ऐसी कहानी बनने वाली थी जो कीचड़ और ट्रेजेडी में डूब गई। देखिए, उनका प्लान उस वक्त बिल्कुल सही लग रहा था। उन्होंने स्वेज कनाल में जो कामयाबी हासिल की थी, वे बस उसे ही दोहराना चाहते थे। मतलब एक सीधी सपाट नहर, बिल्कुल सी लेवल पर, जिसमें किसी लॉक की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन पनामा स्वेज नहीं था, बिल्कुल नहीं। यहाँ कोई सपाट रेगिस्तान नहीं था। यहाँ थे घने उमस भरे जंगल, मूसलाधार बारिश, ऐसी नदियां जिनका कोई भरोसा नहीं, और हाँ, लगातार होते लैंडस्लाइड्स। और इन सबसे बढ़कर एक अनदेखा दुश्मन भी था, येलो फीवर और मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारियां। और नतीजा बेहद विनाशकारी। फ्रांसीसियों की इस कोशिश में 20,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। सोचिए, 20,000। खर्चा आसमान छू रहा था, काम लगातार पिछड़ रहा था, और आखिरकार फ्रांसीसियों की ये कोशिश पूरी तरह नाकाम हो गई। ये प्रोजेक्ट एक तरह से खत्म ही हो चुका था। फिर 20वीं सदी की शुरुआत में एंट्री होती है अमेरिका की। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में ले लिया, और उनके लिए ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं थी, नहीं, ये शिपिंग रूट्स पर कंट्रोल, अपनी नेवी की ताकत और दुनिया में अपना दबदबा बढ़ाने का एक बहुत बड़ा मौका था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या अलग कर दिया? वो उन मुश्किलों को कैसे हल कर पाए जिनके सामने दूसरे इतनी बुरी तरह फेल हो गए थे? इसका जवाब है एक बहुत बड़ा आइडिया। पहला बड़ा बदलाव था सोच में। उन्होंने सी लेवल कैनाल का आइडिया ही छोड़ दिया। उसकी जगह एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट अपनाया गया, वाटर एलिवेटर का। मतलब लॉक्स और एक आर्टिफिशियल लेक का ऐसा सिस्टम जो जहाज़ों को जमीन के ऊपर उठाकर दूसरी तरफ नीचे उतार दे। और दूसरी बड़ी कामयाबी मिली मेडिकल साइंस में। अमेरिकियों ने मच्छरों के खिलाफ जैसे एक जंग ही छेड़ दी। येलो फीवर और मलेरिया पर काबू पाना सिर्फ एक मेडिकल जीत नहीं थी, बल्कि ये नहर बनाने की सबसे पहली और ज़रूरी शर्त थी। तो जब ये दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गईं, तब शुरू हुआ कंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा फेज। ये सचमुच में प्रकृति के खिलाफ एक ऐसी जंग थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। और इस जंग का सिंबल है कुलेब्रा कट, चट्टान में खोदी गई एक बहुत बड़ी खाई। यहाँ की ढलानें इतनी अनस्टेबल थीं कि मजदूर खोदते जाते और पहाड़ वापस नीचे खिसक आता। ये एक बेहद थकाऊ और दिल तोड़ने वाला काम था, जहाँ लैंडस्लाइड्स एक लगातार बने रहने वाले दुश्मन की तरह थे। अमेरिकियों ने 20 करोड़ क्यूबिक मीटर से भी ज्यादा मिक्स्टी और चट्टान खोदी। जरा इस आंकड़े को सोचकर देखिए। इस सारे मलबे को हटाने के लिए ट्रेनों का एक पूरा का पूरा नेटवर्क दिन रात काम करता था। फिर एक और प्रॉब्लम थी, पानी की, खासकर वो अनप्रिडिक्टेबल चाग्रेस नदी। लेकिन इसका एक इतना शानदार हल निकाला गया कि एक समस्या ही एक समाधान बन गई। नदी पर एक बहुत बड़ा डैम बनाया गया और उसे एक बड़ी सी आर्टिफिशियल लेक में बदल दिया गया। ये गैटून लेक अब कैनाल का ही एक हिस्सा बन गई। इससे बाढ़ पर भी कंट्रोल हो गया और लॉक्स के लिए जरूरी पानी भी मिल गया। और फिर वो दिन आया 1914 में, जब पैनामा कैनाल को ट्रैफिक के लिए खोला गया तो दुनिया सच में बदल गई। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है और इसने दुनिया पर क्या असर डाला। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत बड़े सिद्धांत पर काम करता है। देखिए, जहाज एक चेंबर में आता है, फिर बड़े बड़े गेट बंद हो जाते हैं और फिर सिर्फ ग्रेविटी की मदद से पानी भरा या निकाला जाता है। इससे जहाज धीरे धीरे करीब 26 मीटर ऊपर या नीचे होता है, बिल्कुल पानी से बनी एक असली लिफ्ट की तरह।
और इस नहर का असर फौरन दिखा। इसने पनामिक्स नाम के जहाज़ों की पूरी कैटेगरी ही बना दी। ये वो जहाज़ थे जिन्हें खास तौर पर इन लॉक्स में फिट होने के लिए डिज़ाइन किया गया था। बंदरगाहों से लेकर शिपिंग लाइनों और सप्लाई चेन्स तक हर किसी को इस नए ग्लोबल शॉर्टकट के हिसाब से खुद को बदलना पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये नहर कोई म्यूजियम की चीज नहीं है। ये एक लिविंग सिस्टम है जो लगातार बदल रहा है और नए-नए चैलेंजेस का सामना कर रहा है। इसकी पूरी यात्रा को अगर देखें, 1881 में फ्रांसीसियों की कोशिश शुरू हुई। 1904 में अमेरिका ने इसे संभाला। 1914 में ये ट्रैफिक के लिए खुल गई। फिर 1999 में इसका कंट्रोल पनामा को सौंपा गया और 2016 में बड़े जहाज़ों के लिए नए और बड़े लॉक्स भी खोले गए। और आज ये नहर एक बहुत ही नाजुक बैलेंस पर काम करती है। इसका सबसे ज़रूरी रिसोर्स स्टील या कंक्रीट नहीं है, बल्कि ये है ताज़ा पानी। सोचिए, हर बार जब एक जहाज़ इससे गुजरता है तो लाखों गैलन ताज़ा पानी इस्तेमाल होता है और समुद्र में बह जाता है। ये एक ऐसी मशीन है जिसने इस धरती को बदलने में मदद की। लेकिन सोचिए क्या होता है जब इसका ईंधन यानी ताज़ा पानी ही कम होने लगे। यही सवाल आज हमें इस इंजीनियरिंग के अजूबे के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। एक ऐसा भविष्य जो अब क्लाइमेट चेंज से सीधा जुड़ चुका है।